Hello students. Welcome back to Bram School Online Study channel. I hope you must have subscribed this channel by now. If not, first subscribe this channel, press the bell icon to get the notifications for new videos. Today we shall learn the Social Science Chapter 3 of Class 6, that is, Ancient Towns and Scriptures. हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन। इनकी मीनिंग क्या है? कल्चर का अर्थ है इंसानी जिंदगी से जुड़ी बातें, जबकि सिविलाइजेशन का मतलब है कि इंसान ने अपनी लाइफ कितनी डेवलप की है, उसने क्या सुधार किए हैं, कितने हुनर सीखे हैं, इंसान ने अपनी जिंदगी को कितना सुधारा है, कितनी सहूलियतें अपने लिए बनाई है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना और रोम इस दुनिया की इंसानी समाज की बड़ी अच्छी सिविलाइजेशन बनके उभर आई है। सदियों पुरानी सभ्यताएं आज भी नई इंसानी सभ्यता को इंस्पायर करती हैं। इन सारी सिविलाइजेशन में से आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। आप बुक में दिए गए मैप में वो सारी जगहें देख सकते हैं जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन या सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंश मिलते हैं। हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीहंगन, राखीगढ़ी वगैरह आप बुक में दिए गए मैप में देख सकते हैं। चलिए इनमें से कुछ शहरों की टाउन प्लानिंग और उनके और फीचर्स के बारे में जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे टाउन की प्लानिंग एक जैसी थी। सभी शहरों में वेस्ट साइड पर एक किला यानी फोर्ट बनाया गया था और ईस्ट साइड पर आम लोगों के रहने की कॉलोनी थी। इन दोनों के बीच में से एक हाईवे उनको अलग करता था। वेस्ट साइड का जो किला था उसके आसपास राजा का महल हुआ करता था जिसमें राजा और उनका परिवार रहता थे। सभी स्ट्रक्चर्स में ब्रिक्स का यानी ईंटों का उपयोग किया गया था। चलिए आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग फीचर्स के बारे में और जानते हैं। पेज 12 पर आप एक पब्लिक स्नानागृह की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ रोड के पैरेलल गलियां बनी हुई थी। रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे। रोड और रास्ते इस तरह बने हुए थे कि पूरे शहर को स्क्वायर और रेक्टेंगल हिस्सों में बांटा जा सकता था। इस बात के सबूत भी मिलते हैं कि रोड पर लाइट की व्यवस्था भी की गई थी। यह भी देखने को मिलता है कि वहां पर वेस्ट पानी के डिस्पोजल की भी पूरी व्यवस्था थी, यानी ड्रेनेज सिस्टम भी डेवलप किया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों में हर घर का वेस्ट पानी नालियों से बहकर एक छोटे सीवर में से जमा होता था और वहां से वो एक बड़े सीवर में उसका निकाल होता था। बड़े सीवर से पानी शहर के बाहर निकालने की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक पब्लिक बाथ भी मिला है। इस पब्लिक बाथ के बीच में नहाने के लिए एक पानी का कुंड यानी पोंड था। वहां तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां थी। वहां पर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी बने थे। शायद ये पब्लिक बाथ त्योहारों या रिलीजियस मौकों पर यूज किया जाता होगा। हड़प्पा की खुदाई वाली यह जगह पंजाब के मोंटोगोमेरी जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर स्थित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का शायद सबसे बड़ा टाउन था। हड़प्पा की सबसे मुख्य जगह थी उसका अनाज का गोडाउन। ऐसे करीब 12 गोडाउन रावी नदी के किनारे पाए गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद के नजदीक धोलका तालुके में भोगावो नदी के किनारे लोथल में भी इसी तरह की खुदाई की गई है। लोथल प्राचीन समय का एक कमर्शियल पोर्ट था और शायद यह एक इंडस्ट्रियल टाउन भी रहा होगा।
एक ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर जो लोथल में पाया गया है, वो शायद उस पोर्ट का बंदरगाह रहा होगा। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शिप से माल लोडिंग अनलोडिंग किया जाता होगा। उसके अलावा यहाँ पर गोदाम और फैक्ट्री जैसे स्ट्रक्चर भी पाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोथल प्राचीन समय का एक डेवलप्ड टाउन रहा होगा जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड और व्यापार भी होता होगा। कच्छ के भचाऊ तालुका में एक और जगह पर पुरातन विभाग ने खोज निकाली है जिसका नाम है धोलावीरा। आमतौर पर हराप्पन सिविलाइजेशन के टाउन 2 हिस्सों में होते थे, लेकिन धोलावीरा 3 हिस्सों में पाया गया है। इसमें एक हिस्से में तो फोर्ट है और बाकी 2 हिस्सों में शहर का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मिला है। इस टाउन की खास बात है बरसाती पानी का खेती में उपयोग और शहर में बना स्टेडियम। राजस्थान में मिला कालीहंगन टाउन शायद हराप्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का हेडक्वार्टर रहा होगा। यही के खंडहर इस बात की गवाही देते हैं। कापर की मिली चीजों से यह पता चलता है कि यहाँ पर तांबे के टूल्स खेती में यूज किए जाते होंगे। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लानिंग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड और एफिशिएंट प्लानिंग थी। यह बात हमें उस समय के राजाओं की दूरंदेशी नजर, उनकी अक्लमंदी और उस समय के इंजीनियर्स की सूझबूझ का अंदाजा देती है। अब हम हराप्पन सिविलाइजेशन की आर्थिक यानी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कुछ और जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने समय में कई अलग अलग कार्यों में लगे हुए थे, जैसे खेती, मवेशियों को पालना यानी दूध देने वाले जानवरों को पालना, व्यापार, ट्रेड, रेशम उद्योग वगैरह। खेती में वो वीट, बाजरी, बार्ली, मटर, तिल, राई वगैरह उगाते थे। वो जमीन को हल से खेड़ते भी थे। वे गाय, बकरी, भैंस और बैल जैसे जानवर भी पालते थे। हिस्टोरियंस का मानना है कि वो कपड़ा भी बनाते थे जो कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया वगैरह जैसे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग पोट्री, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, नक्काशी वगैरह काम भी करते थे। अब हम हराप्पन सिविलाइजेशन की सामाजिक स्थिति यानी सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती और मवेशियों को पालने का काम करते थे। इस समय के लोग अपने खाने में वीट, ज्वार, बाजरी, मटर, तिल और खजूर वगैरह का यूज करते थे। उनके खाने में दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल भी होता था। खुदाई में से मिला फिशिंग हुक ये भी बताता है कि ये लोग मछली का भी खाने में उपयोग करते थे। इस सिविलाइजेशन में मिली तस्वीरें हमें इस समय के लोगों के पहनावे के बारे में भी बताती है। तस्वीरें देखकर हमें ये पता चलता है कि इस समय के लोग, लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही कम से कम 2 कपड़े पहना करते थे। वो लगभग एक जैसे कपड़े पहना करते थे। कमर से नीचे धोती जैसा कोई वस्त्र और ऊपर कंधे से गिरता हुआ कोई छोटा वस्त्र। वे ज्यादातर कॉटन कपड़े पहनते थे। हाँ, सर्दियों में वो वूलन कपड़े भी पहनते थे। खुदाई में मिली मेटल की सुइयां और हाथी दंत यानी आइवरी के औजार हमें ये भी बताते हैं कि वो सिले हुए कपड़े पहनते थे। काफी लोग बिना सिए हुए कपड़े भी पहनते थे। इस समय के लोग ज्वेलरी के बड़े शौकीन थे। खुदाई में मिले हुए नेकलेस, रिंग, हाथ के कड़े यानी ब्रेसलेट यह साबित करते हैं कि उस समय के लेडीज एंड जेंट्स ज्वेलरी पहनते थे। यह ज्वेलरी सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनी होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मिट्टी के बने हुए बर्तन यूज करते थे। साथ तांबे और पीतल के बर्तनों के भी नमूने मिले हैं।
जिनमें मग, बाउल, मिट्टी का मग, धातु की पतीली, प्लेट और कैसरोल वगैरह के नमूने भी मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने बच्चों के लिए खास टॉयज बनाते थे, जिसमें बर्ड शेप्ड विस्लेस, रेटलर्स, छोटी गाड़ियां, कंचे यानी मार्बल्स, पक्षियों के खिलौने, जानवरों और लेडीज एंड जेंट्स के पुतले भी शामिल थे। इस तरह से हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग बड़े क्रिएटिव, कारीगर और इंटेलिजेंट कलाकार थे। अपनी गर्दन हिलाता बंदर पेड़ पर चढ़ता हुआ मंकी इस बात की गवाही देते हैं। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की धार्मिक लाइफ और अंतिम क्रिया यानी फ्यूनरल के बारे में जानेंगे। उस समय की धार्मिक लाइफ की जानकारी हमें उनके पुतलों और उनकी अदाओं से मिलती है। खुदाई में जो पुतले मिले हैं उनमें कई देवियों के पुतले हैं। इतिहासकार उसे मातृभूमि की निशानी मानते हैं। इससे ये साबित होता है कि उस समय के लोग धरती की पूजा करते थे, क्योंकि धरती उन्हें अन्न देती है, पानी देती है, बसेरा देती है। इसके अलावा वे पेड़, जानवर, नाग देवता, स्वस्तिक वगैरह की पूजा भी करते थे। उस समय मुर्दों को दफनाते समय उसके साथ कई चीजें भी राखी जाती थी, जिससे ये पता चलता है कि वे लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि इस जिंदगी के बाद भी दूसरा जन्म होगा। अब बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की भाषा और बोली की। खुदाई में कई तरह के सिक्के, सील्स और तांबे पर लिखे गई चीजें मिली है, जो अभी तक पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन उनसे ये तो जरूर पता चलता है कि उनकी कोई फिक्स भाषा थी जिसमें छोटे छोटे वर्ड्स थे और मात्राएं थी। अब तक काफी कोशिश की जा चुकी है उनको पढ़ने और समझने की, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली है। गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्लेसेस। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कई छोटी छोटी जगहें गुजरात में रंगपुर और लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, रोजरी राजकोट जिले में, देसलपुर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, लाखाबावल जामनगर जिले में, किम नदी के किनारे अमृत भागा तालाब भरूच जिले में स्थित हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत शायद अर्थक्वेक, फ्लूज, किसी महामारी या फिर शायद किसी बाहरी हमले के वजह से हुआ होगा। लेकिन आज भी इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये एक रिसर्च का विषय है। चलिए अब जानते हैं हमारे पुराने वेद और पुराणों के बारे में। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब में ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 1028 भजन हैं जिन्हें सुक्ता कहा गया है। ऋग्वेद पुरातन नॉलेज का खजाना है। उसे पुरानी वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद की मदद से हमें आर्यंस की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस वेदों की स्टडी पुरानी मिली चीजों के संदर्भ से करते हैं। ऋग्वेद में कुछ भजन डायलॉग के फॉर्म में भी लिखे हैं। ऋग्वेद में आम आदमी की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें पॉलिटिकल संस्थाओं जैसे गाना, सभा, समिति के बारे में भी काफी निर्देश दिए गए हैं। सभा समिति से छोटी होती थी, जिसमें राज्य का मुखिया बैठता था और राज्य के मुखिया विषयों पर बात करता था और इंसाफ करता था। समिति एक बड़ी संस्था थी जिसमें कई मंत्री होते थे। ये राजा चुनते थे, आर्मी के चीफ और मुखिया पुजारी को अपॉइंट करते थे और राजा को राज्य के मामलों में सलाह तथा मदद करते थे। राजा का मुख्य काम होता तह लड़ाई करना। ऋग्वेद में रावी नदी के किनारे राजाओं की लड़ाइयों का जिक्र भी मिलता है। ऋग्वेद आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। समाज का एक हिस्सा था परिवार।
और परिवार का मुखी होता था पिता। उस वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था। उस वक्त का समाज जाति और वर्णों में बंटा हुआ नहीं था। समाज में सभी एक समान थे, कोई ऊंच या कोई नीच नहीं था। औरतों की बहुत इज्जत की जाती थी। औरतों को बराबर के हक मिलते थे और उन्हें सभी धार्मिक अधिकार भी मिले हुए थे। उन्हें भी यज्ञ में बैठने की अनुमति थी। वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी। ऋग्वेद को लिखने में अपाला, लोपामुद्रा, घोषा नामक स्त्रियों का योगदान है। स्त्रियों को वयस्क यानी एडल्ट होने पर उनका विवाह यानी शादी मतलब मैरिज होती थी। ऋग्वेद में कुदरत यानी नेचर की पूजा करने का रेफरेंस भी मिलता है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य की पूजा का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में उषा यानी सुबह की देवी और अदिति यानी शाम की देवी का वर्णन भी किया गया है। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा और बैल जैसे जानवरों का जिक्र भी कई जगह पर किया गया है। दूसरे जानवरों के बराबरी में घोड़े का जिक्र ज्यादा बार आता है, जिससे जानवरों को पालने की बात का पता चलता है। उस वक्त अलग अलग कुनबे जानवरों के लिए लड़ते भी थे। संपत्ति की गिनती भी जानवरों के हिसाब से होती थी। ऋग्वेद के अनुसार उस वक्त जानवरों की अहमियत खेती से ज्यादा होती थी। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरी तरह समझ चुके होंगे। अपने बुक में से इसे बार बार पढ़ें। जो वर्ड आपको समझ नहीं आते उनको अंडरलाइन करें और उनकी मीनिंग जानने की कोशिश करें और तब तक न छोड़ें जब तक पूरी तरह से समझ न ले। So for now, goodbye and take care. Stay good, stay healthy. Take care of yourselves and your family. Thank you very much.